नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हिंदी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो सीटेट में आने वाले हैं, जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं। उस क्वेश्चन को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप और वीडियो को लाइक, शेयर और सारी चीज़ें करते रहिएगा। ओके दोस्तों, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मैं बता दूं, अगर आपको सीटेट के लेटेस्ट एग्ज़ाम पैटर्न के नोट्स चाहिए तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जो 9795540078 है। ठीक है, अगर आप इस पर सीटेट मैसेज कर देंगे तो व्हाट्सएप पे तो आपको सीटेट के नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। दोस्तों, प्रभाकर एकेडमी में आपका स्वागत है। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम लोगों ने पिछली क्लासेज में क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस कर लिया था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, उस पर डिस्कस करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या कहती है? 2020 जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो क्या कहती है? ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है, विद्यालय में अधिगम के लिए बहुभाषिकता और भाषाओं की शक्ति आवश्यक है। क्या विद्यालय में अधिगम के लिए, लर्निंग के लिए बहुभाषिकता और भाषा की शक्ति आवश्यक है। ऑप्शन बी क्या है, आगे की शिक्षा को सहज बनाने के लिए विद्यालय के प्राथमिक चरण में माध्यम में अंग्रेजी भाषा हो। क्या होना चाहिए? अंग्रेजी भाषा होना चाहिए। तो ये तो अंग्रेजी भाषा है तो ये ऐसे ही गलत हो जाएगा। ठीक है, मदर टंग होनी चाहिए। उसके बाद सभी भाषा अधिगम मातृभाषा में ही होनी चाहिए, ये भी गलत है। सभी भाषा को हम मातृभाषा में नहीं सिखा सकते। ठीक है, उसके बाद के बच्चों को अपनी रुचि के अनुसार अनेक भाषाएं सीखनी चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, मैं इसका बता दूं कि राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्यालय में अधिगम के लिए बहुभाषिकता और भाषाओं की शक्ति आवश्यक होती है। बहुभाषिकता मतलब अलग अलग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग भी उनको हम लोग सिखा सकते हैं और मदर लैंग्वेज भी उनकी साथ जो चीज़ें जो इसमें सीखते हैं उसको सिखा सकते हैं। ठीक है, जैसे बहुभाषिकता मीन्स हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, ये 3 लैंग्वेज तो प्रॉपरली सिखाई ही जाती हैं। अलग से इस समय इंग्लिश मीडियम में फ्रेंच और भी लैंग्वेज सिखाई जा रही हैं। ठीक है, जापानी, ये सारी चीज़ें सिखाई जा रही हैं। तो बहुभाषिकता जरूरी है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि बच्चा विदेश में आने वाले समय में अगर विदेश में जा रहा है तो उसको उस देश की लैंग्वेज आती रहेगी तो वहाँ से वो कंफर्टेबल महसूस करेगा, वहाँ की चीज़ें सीखने में बहुत तेज़ी से सीखेगा। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पूरे ग्लोबली चीज़ों को देख करके बनाई गई है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। निवेश परिकल्पना, क्या निवेश परिकल्पना अनुशंसा करती है कि भाषिक निवेश भाषिक दक्षता के वर्तमान स्तर से अधिगम प्रतिफलों को सही तरह से प्राप्त करने के लिए आदर्श है। क्या निवेश परिकल्पना अनुशंसा करती है कि भाषिक निवेश भाषिक दक्षता के वर्तमान स्तर से अधिगम प्रतिफलों को सही तरह से प्राप्त करने का आदर्श है। तो ऑप्शन ए क्या है कि एक चरण पीछे है, ऑप्शन बी क्या है बहुत आगे है, ऑप्शन सी है एक चरण आगे है और ऑप्शन डी समानांतर है। मीन्स देखिए, अगर कोई भी चीज़ सीखा जा रहा है तो उसका जो अधिगम प्रतिफल कब आएगा, जब उसका एक चरण आगे ही आएगा ना। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ सीख रहे हैं तो उसका रिजल्ट कब आएगा, एक चरण जब आगे ही आएगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। किसी भाषा की उपभाषिक विशेषताओं के संबंध में कथन अ और ब पर विचार करें। कथन अ क्या है, ध्वनि की प्रबलता सिर्फ वह नहीं है। क्या ध्वनि की प्रबलता सिर्फ वह नहीं है जो आप कहते हैं, बल्कि वह है कि आप कैसे कहते हैं, उसको कैसे कहते हैं, ये ध्वनि की प्रबलता है। ठीक है, ब क्या दिया हुआ है, स्वर शैली का अर्थ है आवाज या भाषण में भिन्नता। क्या स्वर शैली का अर्थ है आवाज या भाषण में विभिन्नता। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है, अ और ब दोनों गलत हैं। ऑप्शन सी दिया हुआ क्या, अ और ब दोनों सही हैं और अ गलत है और ब सही है। ऑप्शन बी क्या दिया हुआ है, अ और ब दोनों सही हैं। ऑप्शन डी क्या दिया हुआ है, अ और ब दोनों गलत हैं। दोस्तों, ये इसमें जो दोनों ऑप्शन ए, ऑप्शन अ और ऑप्शन ब दोनों सही है, मीन्स यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा,
राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है, वाइगोत्स्की के अनुसार, क्या, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास कब होता है? बच्चों में भाषा का विकास कब होता है? ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है, जब वे दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। ऑप्शन बी, जब वे भौतिक वस्तुओं के साथ बातचीत करते हैं। या ऑप्शन सी, जब वे स्वयं से बातचीत करते हैं। या ऑप्शन डी, जब वे चुप रहते हैं। जब चुप रहेंगे तो ये तो कोई भाषा का विकास होगा ही नहीं, और जब स्वयं से बात करेंगे तो उसमें जो गलतियां कहाँ हो रही हैं उसको पहचान नहीं पाएंगे। तो दो ऑप्शन सी और डी तो खत्म हो गया। उसके बाद क्या, जब वे भौतिक वस्तु के साथ बात करेंगे तो उससे कोई आंसर नहीं मिलेगा। जैसे टेबल से बात कर रहे हैं तो टेबल से कोई आंसर नहीं मिलेगा, मीन्स अगर कोई आदमी से बात करेंगे तो कोई आंसर मिलेगा, और कुछ गलतियां कहाँ पे कर रहे हैं तो वहाँ से वो सीखेंगे। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, राइट ऑप्शन ए, जब वे दूसरे के साथ बातचीत करते हैं तब वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि भाषा के अंतःक्रियात्मक, क्या, भाषा के अंतःक्रियात्मक मॉडल के बारे में विषम कथन का चयन करें। क्या, विषम कथन का चयन करें। ऑप्शन ए क्या है, पारस्परिक संबंधों के प्रति समझ बनाने के रूप में भाषा। ऑप्शन बी क्या है, व्यक्तियों के बीच परस्पर सामाजिक लेन देन करने के साधन के रूप में भाषा। ऑप्शन सी क्या है, प्रामाणिक संदेश देने और प्राप्त करने के साधन के रूप में भाषा। और ऑप्शन डी क्या है कि व्याकरण और शब्दावली के परस्पर संबंध को स्थापित करने के साधन के रूप में भाषा। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसमें तीनों सही है। क्या, ए बी सी जो है सही है। देखिए, पारस्परिक संबंध स्थापित करेंगे, मीन्स एक दूसरे के समझ को समझेंगे, तो ये भाषा के बारे में सही कथन है। ठीक है, व्यक्तियों के बीच परस्पर सामाजिक लेन देन होता है तो उसमें भाषा भी यूज की जाती है। ठीक है, तो ये भी सही है। और प्रामाणिक संदेशों और संदेश देने या प्राप्त करने के साधन के रूप में भाषा का यूज किया जाता है। तो ये क्या है, विषम नहीं है ये। ठीक है, ये मतलब कि ये भाषा के लिए यूज किया जा रहा है। ठीक है, ये जो है व्याकरण और शब्दावली के परस्पर संबंध को स्थापित करने के लिए भाषा का यूज किया जाता है, बट व्याकरण के साथ यूज किया जाता है। ये विषम हो जाएगा। इसके राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या क्वेश्चन उसके बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है उसके बारे में, भाषा से क्या अभिप्राय है, भाषा से क्या अभिप्राय है। ऑप्शन ए, भाषा विज्ञान की व्यवस्था है, विकासात्मक व्याकरणात्मक व्यवस्था है, व्यवस्थाओं की व्यवस्था है, अक्षरों और ध्वनियाँ हैं। क्या है, अक्षरों और ध्वनियाँ हैं। नहीं, ये क्या है, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। मीन्स व्यवस्था की जाती है, उसमें बातचीत किया जाता है, उसमें हर एक चीज़ों का कम्युनिकेशन किया जाता है। भाषा क्या है, एक दूसरे के विचारों को समझा जाता है और दूसरे के विचारों को सुना जाता है, ये सारी चीज़ें की जाती है। तो मतलब व्यवस्थाओं में ये सारी कम्युनिकेशन होते हैं, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है उस पर डिस्कस करते हैं। अपने विद्यार्थियों को कहानी सुनाने के बाद रोजी उन्हें फ्लैश कार्ड देती है। क्या देती है, रोजी जो टीचर हैं उन्हें फ्लैश कार्ड देती हैं और वह विद्यार्थियों से कहती हैं कि इन्हें कहानी के क्रम में व्यवस्थित करो। रोजी उनके किस कौशल का आकलन कर रही हैं। ऑप्शन ए है क्या, पठन कौशल। ऑप्शन बी है क्या, श्रवण कौशल। ऑप्शन सी क्या है, वाचन कौशल। ऑप्शन डी, साकार कल्पना कौशल। मीन्स इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अगर बच्चों को कहानी सिखाई जा रही है, सुनाया जा रहा है, तो उसके बाद कुछ चीज़ें दी जा रही है, उसको सीरियल वाइज रखने के लिए बोला जा रहा है। उसमें जो कहानी में जो आई हुई थी उसके अकॉर्डिंग रखना है। तो इससे क्या होगा, बच्चों के श्रवण कौशल का ज्ञान किया जा रहा है। किसका, तो इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रवण कौशल का जो उनका टेस्ट किया जा रहा है कि कैसा उनका श्रवण कौशल है, कौन बच्चा कितना सीख ले रहा है कहानी के माध्यम से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि साधना, क्या, साधना परीक्षा प्रश्नों के कठिनाई स्तर को समझ रही है। किसको, परीक्षा के कठिनाई स्तर को समझ रही है। एक प्रश्न के काठिन्य स्तर का मूल्य 90 रुपया। क्या है, मूल्य 90 है। साधन को इस प्रश्न का क्या करना चाहिए, साधना को इस प्रश्न को क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन ए क्या है, इस प्रश्न को परीक्षा प्रश्न पत्र में रखना चाहिए। ऑप्शन बी क्या है, इस प्रश्न पत्र को
इस प्रश्न पत्र को परीक्षा प्रश्न पत्र में नहीं रखना चाहिए। ऑप्शन सी क्या है, यह प्रश्न पत्र समांतर परीक्षा के लिए कठिन है और यह प्रश्न पत्र परीक्षा के लिए एक अच्छा प्रश्न है। इसका दोस्तों उनके सिलेबस से, काठिन्य स्तर से हमको ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहिए, ठीक है, उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाना चाहिए। इसलिए क्या है कि ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, इस प्रश्न को परीक्षा के प्रश्न पत्र में नहीं रखना चाहिए, ठीक है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या है, क्वेश्चन नंबर 19, बुनियादी अंतर्वैयक्तिक, क्या बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल BICS की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है। ऑप्शन ए स्टीफन क्रैसन और ऑप्शन सी BF स्किनर और ऑप्शन डी लेव वाइगस्की और ऑप्शन डी जिम क्यूमिन्स। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाए क्या, जिम क्यूमिन्स। ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन हो जाए क्या, जिम क्यूमिन्स ने दी है इसको बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी पे देखते हैं क्या है कि गुरजीत अपने विद्यार्थियों को सामाजिक कौशल और सामाजिक भाषा सिखाना चाहता है, इसके लिए कौन सी युक्ति सर्वोत्तम होगी। इसके लिए कौन सी युक्ति सर्वोत्तम होगी जो सामाजिक कौशल और सामाजिक भाषा सिखाना चाहता है। तो ऑप्शन ए है क्या, ड्रामा, ऑप्शन बी खेल, ऑप्शन सी रोल प्ले, ऑप्शन डी वाद विवाद। दोस्तों मैं बता दूं कि इसमें सामाजिक कौशल और सामाजिक भाषा सिखाना चाहता है, इसके लिए रोल प्ले जो है, रोल प्ले माध्यम से अच्छा खासा सिखाया जा सकता है सामाजिक चीज़ों को, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, रोल प्ले के माध्यम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, भाषा अधिगम। भाषा अधिगम में मौन अवधि चुनौतीपूर्ण महत्वपूर्ण है, यह कथन है क्या। भाषा अधिगम में मौन अवधि चुनौतीपूर्ण है, यह कथन है। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन सी आंशिक रूप से सही है और ऑप्शन डी तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों ये ऑप्शन राइट ऑप्शन ये सही होगा। जैसे अगर बच्चों को भाषा सिखाना है तो बच्चों को क्या करना पड़ेगा, ग्रुप में बांटना पड़ेगा और बच्चे अच्छे आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो भाषा सीखेंगे। उस समय टीचर को शांत रहना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, शांत रहना पड़ता है, मौन रहना पड़ता है, इसलिए ये अवधि चुनौतीपूर्ण होती है। टीचर शांत होकर के सारी बातों को सुनता है और बच्चे कहाँ पे गलतियाँ कर रहे हैं उसको देखता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट इसका राइट ऑप्शन हो जाए क्या, ऑप्शन ए सही है। क्या ये सही है, ठीक है। भाषा अधिगम में मौन अवधि चुनौतीपूर्ण है, ये टीचर की बात की जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण, क्या निम्नलिखित में से बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल BICS और संज्ञानात्मक अकादमी भाषा निपुणता CALP के बारे में क्या सही है। ऑप्शन ए क्या है, CALP BICS के लिए दूसरा शब्द है, CALP BICS से संबंधित नहीं है। ऑप्शन सी CALP BICS से भिन्न है। ऑप्शन डी CALP BICS का विस्तार है। तो मैं बता दूं दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, CALP BICS से भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, सुनकर याद कर लेने वाले, क्या सुनकर याद कर लेने वाले मौखिक निर्देशों को प्राथमिकता देने वाले, क्या प्राथमिकता देने वाले और श्रवण व वाचन के माध्यम से सीखने वाले विद्यार्थी किस प्रकार के अधिगम को चाहते हैं। तो ऑप्शन ए दृश्यात्मक, ऑप्शन बी श्रव्य, ऑप्शन सी गत्यात्मक, ऑप्शन डी स्थानिक। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या, श्रव्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, श्रव्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी शब्द रचना की प्रक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सी शब्द रचना की प्रक्रिया है। ऑप्शन ए गढ़न शब्द निर्माण, ऑप्शन बी उद्धृत करना, ऑप्शन सी संयोजन, ऑप्शन डी मिश्रण मिलाना, ठीक है। तो ऐसे इन चारों ऑप्शनों को सीरियल क्रम में रखना है। तो ए वाले में क्या दिया, फर्स्ट वन के ABC दिया हुआ है, सेकेंड वाले में क्या दिया हुआ है कि ABCD और फोर्थ वाले में BCD दिया हुआ है और थर्ड वाले में क्या दिया हुआ है ABCD। दोस्तों मैं बता दूं इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ABCD
थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन ए बी सी डी हो जाएगा। ठीक है, गढ़न, पहले गढ़न करेंगे, फिर उसका उद्धृत करेंगे, फिर उसका संयोजन करने के बाद फिर मिश्रण कर देंगे तो मिल जाएगा, शब्द बन जाएगा। ठीक है, शब्द की रचना हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया हुआ है कि यह किस आधार पर कहा जाता है, क्या यह किस आधार पर कहा जाता है कि अध्यापक को जहां तक संभव हो चुप रहना चाहिए। क्या करना चाहिए, जहां तक संभव हो वहां पे चुप रहना चाहिए, और शिक्षार्थियों को जहां तक संभव हो भाषा प्रयोग बोलने के अधिक से अधिक अवसर देने चाहिए। शिक्षार्थियों को भाषा को बोलने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देने चाहिए। ऑप्शन ए क्या है, सजस टोपीडिया परामर्श कोश। ऑप्शन बी क्या है, मौन विधि। ऑप्शन सी क्या है, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। और ऑप्शन डी क्या है, समग्र भाषा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या, मौन विधि। क्या, मौन विधि से राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, मौन विधि। ठीक है, मीन्स टीचर शांत रहेगा तो बच्चे आपस में कम्युनिकेट करेंगे, बातें करेंगे, कैसे किया जाता है सारी चीज़ें, इस तरह करके वो सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि भाषा के साथ संलग्नता से क्या आशय है। भाषा के साथ संलग्नता से क्या आशय है। तो ऑप्शन ए, शिक्षार्थी भाषा के नियम सीखते हैं। ऑप्शन बी, अध्यापक भाषा अधिगम के लिए शिक्षार्थियों के साथ काम करते हैं। ऑप्शन सी, शिक्षार्थी शब्दों और वाक्यों का अर्थ समझे बगैर उन्हें डिकोड करते हैं। ऑप्शन डी, शिक्षार्थी भिन्न भिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग करते और सीखते हैं। जैसे भिन्न भिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं और सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग से ये सीखते हैं भाषा को। ठीक है, कि लर्निंग बाय डूइंग से, इसलिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट ऑप्शन। जो शिक्षार्थी होते हैं सबसे ज़्यादा काम लर्निंग बाय डूइंग से सीखते हैं, मीन्स करके सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। दोस्तों मैं बता दूं, क्वेश्चन नंबर 27 जो है ये तो बार बार तो पूछा ही जाता है। क्या, ये बार बार तो पूछा ही जाता है, उसके साथ साथ और भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। सीटेट के साथ साथ और भी एग्जामिनेशन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालय शिक्षा का क्या ढांचा है। ऑप्शन ए 5+3+3+4। ऑप्शन बी 2+3+3+4। ऑप्शन सी 2+5+3+2+2। और ऑप्शन डी 5+3+3+2+2। ठीक है, तो दोस्तों मैं बता दूं इसका राइट ऑप्शन है क्या, 5+3+3+4 ऑप्शन ए राइट होगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विद्यालयी शिक्षा का ढांचा। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है उस पर डिस्कस करते हैं कि शिक्षिका ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को 6-6 के समूहों में बांट दिया। क्या, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को 6-6 के ग्रुप में बांट दिया। उन्हें बिना अंत वाली एक लघु कथा दी। क्या दिया, बिना अंत वाली एक लघु कथा दी। उसके बाद उसने कल्पना करने, चर्चा करने, अंतिम रूप देकर कहानी का अंत लिखने के लिए कहा। इस गतिविधि के द्वारा शिक्षिका उनके पास किस कौशल का विकास कर रही हैं। तो ऑप्शन ए नियंत्रित कौशल, ऑप्शन बी निर्देशित कौशल, ऑप्शन सी रचनात्मक कौशल और ऑप्शन डी उत्पादन कौशल, उत्पाद लेखन। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, रचनात्मक लेखन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रिएटिव राइटिंग के लिए इसका कर रही हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या है उस पर डिस्कस करते हैं कि निर्देशित रचना सामान्यतः किस पर प्रस्तुत करनी होती है। क्या, निर्देशित रचना सामान्यतः किस पर प्रस्तुत करनी चाहिए। तो ऑप्शन ए अव्यक्त स्तर पर, ऑप्शन बी आरंभिक स्तर पे, ऑप्शन सी किशोरा स्तर के स्तर पे, ऑप्शन डी वयस्क के स्तर पे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या, आरंभिक स्तर पे। किस पर, आरंभिक स्तर पे ही बी हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन, प्रस्तुत करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि निम्नलिखित में से किस पर कविता की कक्षा में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। निम्नलिखित में से किस पर कविता की कक्षा में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। तो ऑप्शन ए कविता के विचारों और थीमों पर, ऑप्शन बी काव्य साधनों पर, ऑप्शन सी तुकबंदी पर, ऑप्शन डी व्याकरण पर। तो बता दो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या, व्याकरण पे डिस्कस करने की चिंता आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा 30 का क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या दिया हुआ है, झारखंड के एक गांव में रहने वाली एक शिक्षार्थी अपनी मातृभाषा और हिंदी जानती। क्या जानती है,
मदर टंग और हिंदी जानती है। जो उसके घर और पास पड़ोस में बोली जाती है। वह विद्यालय में अंग्रेजी सीखती है। कौन सी भाषाएं भाषा अर्जन और कौन सी भाषाएं भाषा अधिगम के अंतर्गत आती हैं। तो इसके क्या क्या ऑप्शन स्टेटमेंट दिए गए उसके अकॉर्डिंग इसको सही और आंसर का गलत लगाना, सही का आंसर लगाना। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, मातृभाषा और हिंदी भाषा अर्जन के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा क्या दिया है, अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आती है, हिंदी भाषा अधिगम के अंतर्गत आती है, तीनों भाषाएं भाषा अर्जन 9 के अंतर्गत आती हैं, भाषा अर्जन 9 के अंतर्गत आती हैं। इसमें ए वाला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, तीसरा और चौथा सही है। बी वाला ऑप्शन दिया क्या कि चौथा और दूसरा सही है। सी वाला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 1 और 3 सही है। डी वाला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 1 और 4 सही है। तो सी वाला ऑप्शन क्या है, 1 और 2 सही है। राइट ऑप्शन सी है, 1 और 2 सही है। ठीक है, मातृभाषा और हिंदी भाषा के अर्जन के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद क्या है, अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32 क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि कहानी पढ़ने के बाद विद्यार्थियों में निष्कर्ष निकालने का कौशल विकसित करने की सर्वाधिक उपयुक्त गतिविधि है। तो ऑप्शन ए, इस कहानी में आप स्वयं को कहाँ रखना चाहेंगे। ऑप्शन बी, इस कहानी में एक पात्र ने जिस तरह से प्रतिक्रिया दी क्या उसी तरह से प्रतिक्रिया वाले व्यक्ति को आप जानते हैं। कहानी में, सी वाला ऑप्शन क्या है, कहानी में से किसी की भी कल्पना करें और अपने स्वयं को में उसके बारे में प्रयोग करें। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है, पढ़ी गई कहानी का वीडियो देखें और अपने शब्दों में सेटिंग करने का वर्णन करें। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, इस कहानी में एक पात्र ने जिस तरह से प्रतिक्रिया दी क्या उसी तरह से प्रतिक्रिया वाले व्यक्ति को आप जानते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, बी वाला हो जाएगा, बी वाला। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 33 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रामाणिक पठन सामग्री के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। क्या निम्नलिखित में से कौन सा प्रामाणिक पठन सामग्री के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। तो ऑप्शन ए, ध्वनियों की सूची। ऑप्शन बी, किसी स्थानीय शो होटल की व्यंजन सूची। ऑप्शन सी, अपने फ़ोन कॉल पर रिकॉर्ड की गई 2 मिनट की कोई वीडियो। या अध्यापक द्वारा जापानी भाषा में लिखी गई कहानी का अंग्रेजी अनुवाद। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, किसी स्थानीय होटल की व्यंजन की सूची लैंग्वेज को सीखने के लिए प्रामाणिक रूप रहेगी। क्या रहेगी, प्रत्यक्ष रूप रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मतलब राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट 34 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। विकास में महत्वपूर्ण अवधि की पहचान की जाती है। क्या विकास में महत्वपूर्ण अवधि की पहचान की जाती है। तो ऑप्शन ए, अधिगम तथा अनुभवों के विकास के लिए विशिष्ट आयु महत्वपूर्ण है। ऑप्शन बी, विकास एक विशिष्ट अवधि के दौरान हुए अनुभवों का अधिगम पर बहुत बड़ा प्रभाव होता है। ऑप्शन सी, अधिगम के दौरान चुनौतीपूर्ण अनुभवों का विकास पर गहरा प्रभाव होता है। ऑप्शन डी, अधिगम तथा विकास के लिए अनुभवों की अपेक्षा विशिष्ट अवधि महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, विकास की एक विशिष्ट अवधि के दौरान हुए अनुभवों का अधिगम बहुत बड़ा होता है, प्रभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। भाषा में किन्हें ग्राह्य कौशल कहते हैं, किन्हें रिसेप्टिव कौशल कहते हैं, किसे रिसेप्टिव कौशल कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए, श्रवण तथा वाचन कौशल। ऑप्शन बी, वाचन तथा लेखन कौशल। ऑप्शन सी, श्रवण तथा पठन कौशल। ऑप्शन डी, पठन वाचन तथा पठन कौशल। इसमें इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रवण तथा पठन कौशल। ये रिसेप्टिव मीन्स अगर सुनेंगे तब भी हम उसको अर्जित करेंगे, रिसेप्ट करेंगे, और पढ़ेंगे तब भी हम क्या करेंगे, उसको रिसेप्ट करेंगे। ठीक है, तो ये रिसेप्टिव या ग्राह्य कौशल है। और 2 प्रोडक्टिव कौशल होते हैं। कौन, प्रोडक्टिव मीन्स लिखना और बोलना। लिखना और बोलना क्या है, प्रोडक्टिव स्किल हैं। ठीक है, ये पूछा जाता है दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चल रहे हैं। क्या है, सुधा कक्षा 2 में अंग्रेजी पढ़ा रही है। क्या पढ़ा रही है, कक्षा 2 में अंग्रेजी पढ़ा रही है। वह आदेश और निर्देश दे रही है जिससे कि विद्यार्थी आदेशानुसार निष्पादन कर सके। वह भाषा अधिगम के किस उपागम का अनुसरण कर रही है। तो ऑप्शन ए, परामर्श कोश। ऑप्शन बी, संप्रेषणात्मक उपागम। ऑप्शन सी, समग्र भौतिक प्रक्रिया। ऑप्शन डी, मानवीय उपागम। तो बोल दो, बता देते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, समग्र भौतिक प्रक्रिया।
जब बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी तो हर एक भौतिक चीज़ों से देख करके अगर आप उसको कनेक्ट करके पढ़ा रहे हैं तो वो चीज़ें सही से होगी। समग्र राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 37 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, ऋतु चाहती है कि क्या, ऋतु चाहती है कि उसके विद्यार्थी शब्दों को सही तरह से सीख सकें, लिख सकें और शब्द रचना जो है किन तत्वों को समझने की जरूरत, शब्द रचना के किन तत्वों को समझने की जरूरत है। तो ऑप्शन ए क्या है, वर्तनी और पठन को, ऑप्शन बी लेखन और श्रवण को, ऑप्शन सी संयुक्ति और रूपांतरण को, और ऑप्शन डी समानार्थी और विपरीतार्थक को। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या, संयुक्तिकरण और रूपांतरण को समझने की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, अनिका अपने विद्यार्थियों को हमेशा यह मदद करती है कि, अनिका अपने विद्यार्थियों को हमेशा यह मदद करती है कि वे अंग्रेजी की कक्षा में सीखे गए शब्दों को अन्य विषयों के साथ जोड़ना व प्रयोग करना सीखे। इससे अनेक विद्यार्थियों को किस बात की मदद मिलेगी। तो ऑप्शन ए अंग्रेजी भाषा के महत्व को पुनर्बलन मिलेगा, ऑप्शन बी अंग्रेजी में सीखे गए तथ्यों को अन्य विषयों के संबद्ध कर पाना हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी अंग्रेजी भाषा के प्रति बने भय को दूर करना, ऑप्शन डी अंग्रेजी भाषा के शब्द संपदा याद करना। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अंग्रेजी भाषा में सीखे गए तथ्यों को अन्य विषयों से संबद्ध कर पाना, ये मदद मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, रवि अपने विद्यार्थियों को ड्रामा सिखा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रवि अपने विद्यार्थियों को ड्रामा सिखा रहे हैं। ड्रामे का प्रयोग करके रवि अपने विद्यार्थियों को किस तरह से मदद कर रहा है। ऑप्शन ए संवाद लेखन दक्षता विकसित करके, ऑप्शन बी नाटक करके पढ़ने की दक्षता विकसित करके, संप्रेषणात्मक दक्षता विकसित करके, ऑप्शन डी अभिनय के गुण विकसित करके। इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, संप्रेषण कर रहे हैं बच्चे, क्या कर रहे हैं, संप्रेषण कर रहे हैं, संप्रेषणात्मक दक्षता विकसित कर रहे हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, उस पर डिस्कस करते हैं। सुजाता अपने विद्यार्थियों को वाक्य संरचना सिखा रही है। क्या सिखा रही है, वाक्य संरचना सिखा रही है। वह ड्रिल की विकल्प प्रयोग कर रही है। क्या, ड्रिल की विकल्प विधि का प्रयोग कर रही है। वह भाषा शिक्षण के किस उपागम का प्रयोग कर रही है। तो ऑप्शन ए रचनात्मक, ऑप्शन बी संप्रेषणात्मक, ऑप्शन सी व्याकरण अनुवाद, और ऑप्शन डी क्या है, रचनात्मक। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए संरचनात्मक। क्या, संरचनात्मक। क्वेश्चन 40 का। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। क्वेश्चन 41 क्या है, गुरजीत भाषा अधिगम में शब्द भंडार के महत्व को समझती है। किसका, भाषा अधिगम में शब्द भंडार के महत्व को समझती है। आपके अनुसार शब्द भंडार विकसित करने की सर्वोत्तम युक्ति कौन सी है। तो ऑप्शन ए विद्यार्थियों को पाठ में आए कठिन शब्दों को रेखांकित करने और उनसे वाक्य बनाने के लिए कहा जाए, और नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, विद्यार्थियों को दिए गए संदर्भ के आधार पर शब्दों का अर्थ अनुमान के लिए लगाने के लिए कहा जाए। ऑप्शन सी क्या है, विद्यार्थियों को शब्दों की सूची बनाने का उनका अर्थ याद करने के लिए कहा जाए। ऑप्शन डी क्या, विद्यार्थियों को कहा जाए कि जब किसी कठिन शब्द से सामना हो तो शब्दकोश की मदद लें। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, विद्यार्थियों को कहा जाए कि जब किसी भी कठिन शब्द से सामना हो तो शब्दकोश की मदद लें, डिक्शनरी का मदद लें। ठीक है, भाषा को समझने के लिए, भंडारित करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, चॉम्स्की द्वारा प्रतिपादित भाषा अर्जन उपकरण का क्या प्रकार्य है। क्या, चॉम्स्की द्वारा प्रतिपादित भाषा अर्जन उपकरण का क्या प्रकार है। ऑप्शन ए अभिभावकों के प्रति समझ बनाना, ऑप्शन बी सार्वभौमिक व्याकरण को समझना, ऑप्शन सी किसी एक भाषा को समझना, ऑप्शन डी इस बात के प्रति समझ बनाना कि भाषा सीखने आसान है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी सार्वभौमिक व्याकरण को समझना, सार्वभौमिक जो यूनिवर्सल व्याकरण है उसको समझना। ठीक है, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, रेखा कक्षा के एक विद्यार्थी को अंग्रेजी पढ़ा रही है। क्या कर रही है, रेखा कक्षा 1 के विद्यार्थी को अंग्रेजी पढ़ा रही है। वह विद्यार्थियों को वस्तुओं के चित्र दिखाती है और फिर उनके नाम बताती है। रेखा क्या करने का प्रयास कर रही है। तो ऑप्शन ए अपनी कक्षा को रोचकर बना रही है, ऑप्शन बी अपनी चित्रकारी के कौशल का प्रदर्शन कर रही है, ऑप्शन सी विद्यार्थियों को नए शब्द सीखने में मदद कर रही है, ऑप्शन डी अपने विद्यार्थियों को पढ़ने में मदद कर रही है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी
विद्यार्थियों को नए शब्द सीखने में मदद कर रही है। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 क्या दिया हुआ है उस पर डिस्कस करते हैं। भाषा अधिगम के संदर्भ में भाषा अर्जन उपकरण की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है? तो ऑप्शन ए पियाजे द्वारा, ऑप्शन बी वाटसन द्वारा, ऑप्शन सी स्कनर द्वारा, ऑप्शन डी चॉम्स्की द्वारा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी चॉम्स्की द्वारा किया गया भाषा अर्जन उपकरण की अवधारणा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है कि नीदा अपनी कक्षा में चीता चीता कविता का पठन व गायन करवाने से पहले चीते के बारे में बताती है। नीदा क्या करने की कोशिश कर रही है? तो अपने ऑप्शन ए अपने विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को क्रियाशील बना रही है, अपने विद्यार्थियों को पाठ का शीर्षक बता रही है, अपने विद्यार्थियों की रुचि को क्रियाशील बना रही है, अपने विद्यार्थियों को बता रही है कि कविता कैसे पढ़ी जा रही है। ठीक है, तो उसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अपने विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को क्रियाशील बना रही है, एक्टिव बना रही है। ठीक है, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? प्रतिस्थापन विकल्प सूची किसके शिक्षण में इस्तेमाल की जाती है? तो ऑप्शन ए व्याकरण, ऑप्शन बी कविता, ऑप्शन सी शब्द अर्थ, ऑप्शन डी रचनात्मक। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए व्याकरण। राइट ऑप्शन ए व्याकरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो, क्वेश्चन नंबर 47। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 47, जोसेफ प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थियों को अंग्रेजी पढ़ाते समय द्विभाषिक शब्द सूची का प्रयोग करते हैं। किसका? द्विभाषिक शब्द सूची का प्रयोग करते हैं। वह किस सिद्धांत का प्रयोग कर रहे हैं? तो ऑप्शन ए समग्र भौतिक प्रक्रिया, ऑप्शन बी व्याकरण अनुवाद विधि, ऑप्शन सी मौन विधि, ऑप्शन डी परामर्श कोश विधि। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी व्याकरण अनुवाद विधि। 2 लैंग्वेज का यूज करेंगे, तो अंग्रेजी पढ़ा रहे उसके साथ साथ हिंदी भी। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या? व्याकरण अनुवाद की विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 48। तो दोस्तों मैं बता दूं, वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, और ये सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी जब तक आपका एग्जामिनेशन नहीं हो जा रहा है। उसके पहले एग्जामिनेशन के पहले आपको एक मैराथन क्लास भी हर एक सब्जेक्ट के लिए प्रोवाइड की जाएंगी, जिससे आपको एग्जामिनेशन में बहुत ही हेल्प मिलेगी और अच्छे से अच्छे नंबर से 130+ नंबर से आप पास हो जाएंगे। ओके दोस्तों, तो नमस्कार दोस्तों।